स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर शुरू करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे हम उसको कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार पहले देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। In pure state metals have a shining surface called metallic luster and solid। तो मेटल्स जो प्योर मेटल अगर आपने कभी देखा होगा तो जैसे स्टील का बर्तन, नया बर्तन कैसे शाइन करता है ना, तो वैसा जो है शाइन करता है एक्चुअली मेटल। अगर लोहा आप एकदम फ्रेश कट करेंगे ना तो एकदम शाइनिंग ग्रे कलर का शाइन करता हुआ रहेगा वो। बट वो ड्यू टू दी ऑक्साइड का लेयर, जिसे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और वो डल हो जाता है। ये कॉपर का वेसल है या पीतल का जो गुंडी घर में रहता है वो हो गया। तो ये सब क्या है कि डल हो जाता है थोड़ा सा, फिर उसको चमकाओ थोड़ा सा घिस गए तो वो वापस से शाइन करने लग जाता है। तो ये मेटल की जो प्रॉपर्टी वो क्या है, मेटालिक लस्टर एक होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो उसकी टिपिकल है। तो शाइनिंग सरफेस जिसको मेटालिक लस्टर बोलते हैं वो जो है मेटल का खास प्रॉपर्टी है देखने से। फिर दूसरा क्या, मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, हार्ड और सॉलिड होते हैं। तो उनकी हार्डनेस जो है अलग अलग मेटल की अलग अलग वैरी करती है। जैसे सोडियम मैंने बताया, ये सोडियम है, ये लाइट मेटल है, ये है ना मैग्नीशियम है। तो ये क्या है, नरम होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, चाकू से कट करो तो कट हो जाएगा। बट आयरन हो गया या कॉपर हो गया, ऐसे जो मेटल्स है तो ये जो है इतनी आसानी से हार्ड कटेंगे नहीं आपसे ना। तो मेटल क्या है, उसका हार्डनेस वैरी करता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ये जो दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है, उसको अगर आप मेटल को जो है आप उसको बीट करेंगे तो आप उसको शीट में ढाल सकते हैं, मतलब उसकी शीट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप सिल्वर फॉइल जैसे टिफिन में ले जाते हो तो सिल्वर फॉइल यूज करते हो ना, तो सिल्वर फॉइल बोलते हैं बट वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल कैसे, उसको बीट करके उसको या कोल्ड रोलिंग प्रेस करके उसको शीट बना लेते हैं उसकी। ऐसे ही जो है गोल्ड हो गया, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, तो उसको हम शीट बना सकते हैं। उसकी जो वो जो है प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, है ना। तो हम ये भी बोलते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल जो है वो क्या है, मैलिएबल, मतलब कि दे कैन बी बीटन इनटू द शीट। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब बोलते हैं मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। ये भी एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं। वो जो डक्टिलिटीज की जो प्रॉपर्टी है, आप क्या करते हैं, जैसे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट बनाते हैं ना, तो गोल्ड का इतना सा टुकड़ा रहेगा, उसको जो है रोलर जो प्रेस रहेगा उसमें डालते जाएंगे और तार बनाते जाएंगे, तार को और लंबा करते जाएंगे और बारीक छेद में डालते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे। तो एक 1 ग्राम गोल्ड का जो टुकड़ा है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा पतला वायर बना सकते हैं। सोचो कितना ज्यादा वो डक्टाइल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इससे जो है ऑर्नामेंट बनाने में काम आते हैं। सिल्वर जो है, सिल्वर भी जो है आप आपके सोशल के चैप्टर में पढ़े होंगे, उड़ीसा में सिल्वर का जो वर्क होता है, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उसको फिलिग्री वर्क बोलते हैं। तो सिल्वर का भी जो है बहुत बारीक तार बना लेते हैं, गोल्ड का भी तार बन जाता है, आयरन का भी बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वायर को। तो ये जो प्रॉपर्टी है, वी ड्रॉन इनटू द वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। इसका जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 1 मार्क क्वेश्चन में या 2 मार्क क्वेश्चन में। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सबको मालूम है कि गुड कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर का वायर आपने देखा है, एल्यूमिनियम का वायर देखा है, तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन है लेड एंड मर्क्यूरी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, वो हीट अच्छा कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नॉर्मली सभी मेटल्स का होता है, कुछ को छोड़ दोगे, जैसे लाइट मेटल को छोड़ दो तो उनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम रहते हैं।
अदरवाइज हम जो नॉर्मली मेटल की बात करते हैं तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आयरन, कॉपर, निकल, ये सब जो है मेटल, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम जो है इसके वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है कि उसको अगर आप अपने पाम में रखोगे तो ये जो अपने हथेली की जो गर्मी है, यहाँ इसकी जो हीट है, इसी से वो मेल्ट हो जाता है। कौन सा? गैलियम एंड सीजियम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दे कैन मेल्ट इन योर पाम ऑल्सो। इसके अलावा फिर एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लास्ट क्लास में जो है पढ़े हैं वो है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। आप पहले स्कूल की जो बेल बसी थी, है ना, आपने कई बार ऐसे मेटल के बाउल देखे होंगे, अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े, जिसको ऐसे राउंड राउंड घुमाओगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सोनोरस प्रॉपर्टी है मेटल की। तो these are the physical properties, mainly most of the important physical properties which the metals possess. Now we see the physical properties of the non-metals. Next जो physical properties of non-metals हम देखते हैं, तो physical properties of non-metals में क्या है कि non-metals are solids or gases except bromine which is liquid. तो ये जो मेटालॉइड है, मेटालॉइड के इधर जो है वो नॉन मेटल है, वो सारे के सारे या तो सॉलिड है या गैसेस है, एक्सेप्ट ये ब्लू वाला जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन खाली लिक्विड है। बाकी ये कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सॉलिड हो गए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो है, और ये नोबल गैसेस, ये सब जो है गैस फॉर्म में। तो ये एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसको तो आप याद रखना कि नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स और गैसेस, और एक ही एक्सेप्शन है जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट लस्ट्रस, मतलब आयोडीन जो है वो मैंने तो कभी देखा नहीं है, बट वो शाइनिंग सरफेस है उसका बता रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है एलोट्रॉप्स के ऊपर में, वो ये वाला पॉइंट है। कार्बन जो है वो एलिमेंट तो एक ही है, बट नेचर में वो दो तीन टाइप से प्रेजेंट है। एक तो वो नॉन मेटल है, और दूसरा वो उसके जो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है वो है एलोट्रॉप्स बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो बॉन्ड का जो नेचर है, कार्बन का आपस में जो बॉन्ड है, सब सारे कार्बन के जो एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसका जो नेचर है वो अलग अलग रहता है। तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड या शेप इज डिफरेंट। जैसे कि डायमंड है, तो डायमंड में क्या है कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब ये ऐसे, तो ये कार्बन एक है तो कार्बन इधर 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 इधर, तो ये टेट्राहेड्रल जो टेट्रापैक आता है वैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये डायमंड में रहता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है अभी तक जो पता लगा, उसमें सबसे ज्यादा हार्ड। तो डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई रहता है ना। जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाते भी हैं तो उसको भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो है कार्बन को कंप्रेस करके उसको बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। तो कार्बन जो है इट इज अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है डायमंड, दूसरा एग्जाम्पल है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट क्या है? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट आपने देखा हो, जो खास करके जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो पेन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक कलर का जो पेंसिल रहता है उनके पास में, वो उसका लोग जो ड्रॉ करते हैं वो जो है ग्राफाइट का बना हुआ रहता है। और पेंसिल में जो काला रंग का जो लीड होता है वो भी ग्राफाइट का रहता है। तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। ग्राफाइट का क्या होता है, शेप कैसा है, वो ऐसा हेक्सागोनल शेप है। ऐसा हेक्सागोनल शेप है ये, जैसे ये एकदम प्लेन ऑफ पेपर होता है ना, प्लेन ऑफ पेपर जैसे ये वैसा टाइप का शेप है। तो ये एक के ऊपर एक लेयर ऐसा रहेगा ग्राफाइट का,
एक के ऊपर एक लेयर रहता है, जैसे ये एक लेयर हो गया, दूसरा ये एक लेयर हो गया, तो ये लेयर एक दूसरे के मूव कर सकता है ना। तो क्या होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो फ्लेक्सिबल है, वो लेयर को मूव करने देता है। तो यहाँ पर जो है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ग्राफाइट की एक और खास बात है कि वो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी उसका यूज करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट। किसमें, जो अर्थक्वेक से बचने के लिए जो घरों में फाउंडेशन जो है, खास करके जापान में जो अर्थक्वेक आता है, बार बार आता है, तो वहां फाउंडेशन में इन लोग जो है इसका यूज करते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक आएगा तो जो उसका फाउंडेशन है वो ग्राफाइट के होने के कारण वैसे स्लिप कर लेगा और सारे उसके जो अर्थक्वेक के जो मूवमेंट है उसको जो है नलीफाई कर देगा और जो घर है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आने देगा। इसलिए जो है ये ग्राफाइट उसमें भी यूज होता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको मालूम है कि एसिडिक नेचर होता है उसका, जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम जो है एसिडिक नेचर रहता है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट और वाटर दे देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो है वो मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। ये उसका एक टिपिकल रिएक्शन है मेटल का कि ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होकर के मेटल ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, कॉपर को कंबाइन होने का मतलब उसको जलाना है। मेटल को हम जलाते हैं तो कॉपर को अगर हम बर्न करेंगे, जैसे मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो MgO मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे कॉपर को बर्न करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड हमको मिलेगा। ये ब्लैक कलर का होता है। और CuO कॉपर 2 ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर की 2 वैलेंसी है इसलिए वो एक ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ है। और दूसरा है अल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, है ना। 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3, ये भी अल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, पिछला वाला जो है उसमें देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये फर्दर हम CuO को एसिड के साथ रिएक्ट करा के क्या मिलेगा, ये कैटायन इसके एनायन के साथ में और ये एनायन इसके कैटायन के साथ में जॉइंट अटैच हो जाएगा, CuCl2 + H2 हमको मिलेगा। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मेटल या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों जो है फॉर्म में जो है रिएक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ये बेसिक ऑक्साइड है, हम बोल रहे हैं मेटल ऑक्साइड, तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो बेसिक ऑक्साइड भी है और एसिडिक ऑक्साइड भी है। मतलब वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा और आपको देगा सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर सिर्फ लिखना हुआ मान लो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आप लिख देना। और अगर इक्वेशन लिखना है तो ये इक्वेशन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 + 6HCl gives AlCl3। ठीक है, ये कैटायन, ये एनायन है ना। कैसे इसको याद करना है, ये कैटायन इसके एनायन के साथ में और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ में कंबाइन हो जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, देखो ये रहा 13 ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी +3 है। और वो क्लोरीन की वैलेंसी 1- है ना, -1 है तो 3 क्लोरीन 1 एल्यूमिनियम के साथ में ऐड हो जाएगा। तो AlCl3 इसका फार्मूला हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और H2O हो गया, और फिर इसको बैलेंस करना है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में क्या रिएक्शन करेगा, तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट ओके, NaAlO2 + H2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इक्वेशन भी लिखने का आता है तो फिर वो नंबर भी ज्यादा रहेगा, एक नंबर इसका रहेगा,
2 नंबर इसका रहेगा, ऐसे करके 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ये। तो इसको आप अच्छे से कर लेना ये वाला टॉपिक को। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड्स नॉर्मली जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट जैसे ये लाइट मेटल्स है इनके जो ऑक्साइड है वो सॉल्युबल है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, दे डिसॉल्व इन वाटर, और वो क्या फॉर्म करेंगे, अल्कालीज फॉर्म करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल की है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है ना। तो आपको एक हिसाब से कभी कभी बोरिंग भी लग रहा होगा, बट इसको वैसे नहीं करना है, आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है और इसको याद करना ही है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेस पे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड्स में, तब आप क्या बना नहीं पाओगे अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इसको आपको याद करना मतलब जिसको बोलते हैं ना कॉपी में लिख करके रट लेना, वैसा टाइप का करना है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है और उसको क्या उसका यूज होता है करके। जैसे कि यहाँ पर है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली एंड कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि जैसे कभी बड़े क्लास में आप जाओगे ना तो लैब में आपको कभी एक एक्सपेरिमेंट करने देंगे, तो सोडियम का इतना सा टुकड़ा रहेगा, उसको केरोसिन से निकाल के देंगे, फिर आप उसको यूज करोगे। अगर आप उसको ऐसे ही हम लोग जैसे हमारे टाइम में हम लोग स्कूल में बहुत मस्ती करते थे ऐसे, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, वो सोडियम का टुकड़ा मिलता था ना, उसको जो वॉश बेसिन होता था लेबोरेटरी में उसमें से फेंक देते थे, तो एकदम से जो है उसमें से आग निकलती थी, और इस टाइप से बहुत मस्ती की है। तो वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, बहुत ज्यादा उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और तुरंत फायर कैच कर लेता है। तो वो जो है उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई एक मेटल है उसको केरोसिन में स्टोर किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको फिर उसको यूज करना है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप याद नहीं करोगे ना तो आपको काफी दिक्कत होगी, इसलिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिख करके जरूर से याद करना। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म ऑक्साइड लेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड दस प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, जैसा जो भी मेटल होता है वो एक जैसी नया आता है उसका थोड़ा सा फिर वो डल हो जाता है, तो डल हो जाता है मतलब उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो वो क्या हो रहा है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और फर्दर ऑक्सीडेशन जो अंदर में दूसरा मेटल उसको नहीं ऑक्सीडेशन उसका होने नहीं दे रहा है। तो ये उसका जो है पर्पस है। कॉपर फॉर्म्स ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसका पिछला वाले जो टॉपिक में हम लोग देखे तो कॉपर का जो रिएक्शन था, तो कॉपर क्या होता है कि उसको अगर आप बर्न करोगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ब्लैक लेयर बना लेगा अपने ऊपर में कॉपर ऑक्साइड का। तो ये जो कॉपर टू ऑक्साइड का क्या होता है, ब्लैक लेयर हो गया। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते कि भी वो कोई मेटल है उसका ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है और उसका रिएक्शन आप ऐसे कर बताओ करके। फिर एनोडाइजिंग एक प्रॉपर्टी है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल जो होता है, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड का जो ये फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है, ये प्लेन एल्यूमिनियम है। तो आजकल आप कभी कभी बड़े शोरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं ब्लैक कलर का एल्यूमिनियम का जो फ्रेम रहता है उसमें, तो वो जो है एनोडाइज किया हुआ है। तो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी लेयर उसके ऊपर में चढ़ा देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर में, और फिर उसको कलर कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का जो है वो एल्यूमिनियम का पैनल बन जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो एनोडाइजिंग क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द एल्यूमिनियम मेटल। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स का वाटर के साथ में रिएक्शन है। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मेटल्स जो है वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो सभी मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब जो रिएक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं रिएक्ट, तो क्या होगा, मेटल्स प्लस वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये मेटल ऑक्साइड जो है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा।
जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन एंड अ लॉट ऑफ हीट। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको, सोडियम का जो रिएक्शन है वो जो है ओपन में भी छोड़ दोगे तो भी वो बहुत जल्दी वायलेंटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, और वाटर के साथ भी वो बहुत जल्दी तुरंत रिएक्ट करेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एकदम से आग पकड़ लेगा। कौन? पोटेशियम एंड सोडियम, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है। फिर कैल्शियम जो है, एक तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये तो वायलेंटली रिएक्ट किया, फिर लेस वायलेंटली कैल्शियम जैसे है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, मतलब कैल्शियम विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये वही है स्लेक्ट लाइन। तो इसका रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है, बट इसमें भी जब घोलते हैं, चूना को पानी में घोले ना, ये जो है कैल्शियम का जब रिएक्ट होता है तो पानी में तो स्लेक्ट लाइन बना, तो वो जो है हीट उसमें भी इवॉल्व होती है थोड़ी सी। एक तो ये हुआ। फिर कैल्शियम जो है वो क्या करता है कि जब पानी में घोलते हैं तो कैल्शियम का जो है ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है। तो क्यों होता है कि उसमें हाइड्रोजन की जो गैस होती है वो मेटल के सरफेस में स्टिक हो चिपक जाती है, तो वो मेटल उसके कारण जो है फ्लोट होने लग जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक्स टू द मेटल सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जब स्टीम और बहुत ज्यादा हॉट हीट करेंगे तब कहीं जाकर के वो रिएक्ट करता है। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड जो है वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ में, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड का। स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो मेटल्स विद द एसिड है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो एक टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। मेटल्स विद एसिड क्या होता है? दे रिएक्ट एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है, बट इसमें अगर एक नाइट्रिक एसिड अगर यूज करता हुआ, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, तो आपने ये याद किया होगा कि मेटल और एसिड में हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, बट नाइट्रिक एसिड अगर है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है उसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको H2O में कन्वर्ट कर देगा। तो when metal react with nitric acid, hydrogen is not evolved because nitric acid is a strong oxidizing agent and it oxidizes hydrogen to water. ठीक है, it oxidizes hydrogen to water and itself reduces to, जो HNO3 है वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, reduces to नाइट्रिक या नाइट्रस ऑक्साइड में, है ना, NO या NO2 बना लेगा। तो इसके जो है पिछले जो चैप्टर था उस पे रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़े थे ना, तो ये वही रिडॉक्स रिएक्शन कर देगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आता है कहीं पर भी नाम, तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाना कि मेटल के साथ तो नहीं है, मेटल के साथ वो हाइड्रोजन नहीं बनाता है, मेटल के साथ वो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2 को जो गैस होगी कोई भी जो ऑप्शन में दिया होगा वो बना देगा और वाटर बनाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो एक्वा रिजिया करके है। बेसिकली ये जो है मिक्सचर है दो एसिड का, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है 1 पार्ट है। ये इसका मिक्सचर है। इंडिविजुअली ये जो एसिड है ये गोल्ड के या प्लेटिनम के साथ में कोई रिएक्शन, कोई असर नहीं होता उसका गोल्ड के ऊपर में, बट अगर ये दोनों को मिला दो 3:1 पार्ट में,
तो ये जो मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 पार्ट्स, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 1 पार्ट, और वो क्या करता है, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। इतना स्ट्रांग है ये, इतना स्ट्रांग केमिकल बन जाएगा ये कि एक तो हाईली कोरोसिव है और फ्यूम्स उसमें से निकलते रहेंगे और एक गोल्ड को डिसॉल्व कर देगा। तो कई बार क्या होता है कि गांव देहात में या कस्बों में बोलते हैं ना, कई लोग आते हैं, हम बोले हम आपका गोल्ड को चमका देते हैं, साफ कर देते हैं, मैला हो गया करके, तो वो ऐसे ही कुछ केमिकल का यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि वो उसे वॉश कर देंगे तो ऊपर का एक लेयर गोल्ड का जो है घुल के उनके केमिकल में चला जाएगा और वो बाकी शाइन करने लग जाएगा। ऐसे करके वो काफी ठग लेते हैं। तो ये उस टाइप का केमिकल है ये एक्वा रेजिया। मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, जो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, ये वही है। यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ में अटैच हो जा रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्यों होता है वो आपको अब यहाँ पता चलेगा। आयरन की रिएक्टिविटी जो है ज्यादा है कॉपर से, है ना, तो वो क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, ये कॉपर का सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, है ना, इसको, ये जो है एक्वस हो गया, इसका सॉल्यूशन है। तो इसको जो है हम रिएक्ट कराएंगे जब आयरन से, या आयरन को आप उसमें याद होगा आपका एक्सपेरिमेंट में, उसमें कॉपर सॉल्यूशन में खिल्ला को ऐसे डुबा के रख दिए थे, नेल को, तो वो जो है धीरे से कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर नीचे बैठ गया था और जो नेल था वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया था। तो ये क्यों होता है, सभी मेटल्स जो है वो उतनी स्पीड से रिएक्ट नहीं करते हैं, सभी मेटल्स जो है रिएक्शन एक उनकी स्पीड सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है इस टाइप का सभी मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके एक्सपेरिमेंट कर करके एक लिस्ट बना दिए, उसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और वो सीरीज ये है, इसमें जो मटेरियल्स ऊपर हैं, जो एलिमेंट्स ऊपर में है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे में वो सबसे लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर में जो मेटल है वो नीचे में वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। मतलब कि यहाँ पर जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आयरन कहाँ पर है, ये आयरन है, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद अटैच हो जाएगा। तो जो ऊपर में है वो नीचे वाले जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें हाइड्रोजन है, तो कई बार आप देखते हैं जो मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है गैस निकलती है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस कर दिया, है ना, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, इजी है। मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 5 को आप पहले याद कर लो। देखो ये लाइट मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जो पीरियड में जो नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ऊपर वाले से, तो पोटेशियम के सोडियम से ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ग्रुप का पोटेशियम सोडियम हो गया, सेकंड ग्रुप का कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया। फिर थर्ड जो है 13 ग्रुप का एल्यूमिनियम आ गया, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये 5 आपको याद हो गया। ये एक आप जो है बैच बना लिए। फिर जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन लेड आप उसको याद करो, रट लो। फिर आ जाएगा हाइड्रोजन, आ जाएगा हाइड्रोजन जो है 0 उसकी एक्टिविटी हो गई, अपन उसको 0 ले लेते हैं। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये ऑलरेडी इनर्ट मटेरियल होते हैं। कॉपर के वेसल्स होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं बहुत ज्यादा। प्रीसियस, इसीलिए उसको प्रीसियस मेटल भी बोलते हैं। इसमें प्लैटिनम भी आ जाता है ना, प्लैटिनम तो गोल्ड से भी ज्यादा महंगा होता है, तो वो जो है प्रीसियस मेटल में आ गए। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 4 को आप अलग से याद करिए। कहाँ कॉपर यहाँ पर है, मर्क्यूरी हो गया ये, और सिल्वर गोल्ड, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर गोल्ड हो गया। तो ये 11th और 12th ग्रुप में है।
ये 4 नीचे में है, बाकी के ऊपर में है। तो ये आप देखोगे कि ये लाइट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो लाइट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और जिंक, आयरन, लेड जो हेवी मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद आपके इनर्ट मेटल्स हो गए, है ना। ये कॉपर जो है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक। ये आप इसको याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में अगर क्वेश्चन आता है या उसका डेफिनेशन आता है तो रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, है ना। ये डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में जो है ये अरेंज है। इसमें हम बोलेंगे ये जो है वो लीस्ट रिएक्टिव और ये हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और ये नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं, खास करके ये वाले जो लाइट मेटल्स हैं और ये जो हैलोजेंस हैं और उसके साथ में जो ये ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, इसको अगर हम देखें तो हमको देखते हैं कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी +1 और +2 है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सभी एलिमेंट्स के। यहाँ पर देखिए हैलोजेंस को, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें -1 वैलेंसी, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन कम है फ्रॉम दी ऑक्टेट। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो ऑक्टेट फॉर्म कर लेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जैसे है, सल्फर है, तो इसकी वैलेंसी जो है -2 है, उसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में, तो वो भी जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हर एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये जो सेंटेंस है इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, कभी भी जरूरत पड़ेगी एग्जाम में तो पॉजिटिव उसको लिख देना, तो आपका जो है रीजन जो है एकदम फिक्स हो जाए, पक्का हो जाएगा और आपका नंबर नहीं घटेगा। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो फॉर एग्जांपल सोडियम देखते हैं, सोडियम जो है उसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो KLM 3 शेल है उसकी, कौन से 3rd पीरियड में है सोडियम, तो उसके पास में 3 शेल है KLM। तो K में 2 होता है, L में 8 होता है, और जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन तो वो M में चला जाएगा। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए, ठीक। अब क्या है कि ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है बाहर, तो उसके पास में क्या हो जाएगा, ये L वाला जो है ये आउटर मोस्ट बन जाएगा, है ना। ये अगर रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर दिया तो आउटर मोस्ट ये वाला बन जाएगा, और उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें अब जो है -1 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और एक नेट पॉजिटिव चार्ज, अब प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो एक पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन को देखो, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 8, 7 3 शेल है, ये भी 3rd पीरियड में है, तो 2, 8 और जो बाकी बचा 7 वो लास्ट वाले में है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका जो ये 8 हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8, 8 हो जाएगा, और ये जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये जो है क्या से हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, और ये सोडियम आयन बन जाएगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से उसमें एक माइनस चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से इसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो है पॉजिटिव और ये निगेटिव जो है आयन बन गया,
तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को खाली जुड़ गए एक दूसरे से। वैसे ही सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन के आयन जुड़ जाएंगे और क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम के आयन जुड़ जाएंगे। ऐसे करके क्या हो जाएगा, NaCl जो ये फॉर्म हो जाता है। तो NaCl जो सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, तो वो ऐसा रहता है, प्लस और माइनस ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ये इसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल करके एग्रीगेट ऑफ आयन बोल सकते हैं। तो ये एग्रीगेट ऑफ आयन है ये NaCl बेसिकली। इसीलिए जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, वाटर में जैसे ही डालते हैं, फट से ये Na+ अलग और Cl- अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तुरंत आयन अलग अलग हो जाते हैं और वो सॉल्यूशन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको देखो, सोडियम को देख रहे हैं। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसका भी जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो Na जो है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला, उसको ऐसे शो किए हैं, और क्लोरीन को 2 8 7 को 7 को ऐसे शो किया, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये उसने डोनेट किया इसको, क्लोरीन को, और Na+ बन गया खुद, और ये Cl- बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में जुड़ गए। ऐसे करके ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं NaCl। इसके अलावा दूसरे जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, MgCl2 हो गए, ये भी ऐसे ही बनेगा। मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ऐसे तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे। ये इसको एक डोनेट करेगा, एक इसको डोनेट करेगा, और क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा Cl के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, ये ऐसे करके, ये Cl-, ऐसे कितने हो जाएंगे, 2 रहेंगे Cl, तो ये जो 2 हो जाएगा, 2 Cl आ जाएंगे। तो MgCl2 भी जो है आयनिक कंपाउंड है, वो ऐसे फॉर्म होता है। इसके अलावा जैसे KCl हो गया और CaCl2 हो गया, ये सारे के सारे जो है आयनिक कंपाउंड है। इसमें मतलब कैसे कि उनके जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये जो है ये कैटायन बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनायन बन गया, और उनके बीच में जो पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होने से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। मेरे ख्याल से ये जो है थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको आयनिक कंपाउंड कर देते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक तो होता ही है, इनऑर्गेनिक ही है ये भी, बट सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आयनिक नहीं होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं स्पेशली। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम जो लोग देख लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जैसे हमने फॉर्म किया, तुमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। सॉलिड तो होता ही है बट ब्रिटल होते हैं, मतलब कि तोड़ेंगे तो चूरा चूरा हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। नमक का डल्ला आप लोग देखे होंगे कभी, सी सॉल्ट जो होता है नमक का डल्ला, वो चूरा चूरा हो जाता है ना। तो ब्रिटल मतलब कांच के जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, ये ब्रिटल उसके मीनिंग ये है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब इतना इजीली मेल्ट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर सॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर क्या है, पोलर है। वाटर का जो है मॉलिक्यूल है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर क्या होता है कि OH ऐसा है, तो ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये निगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। और आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव आयन से बना हुआ है, तो वो क्या है इसके ये क्या उसको अलग अलग कर देता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो जैसे केरोसिन हो गया, तो उसमें ये नहीं घुलेगा, तो जो भी पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है। फिर सॉलिड स्टेट जैसे है अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इसके जो आयंस होते हैं ये फ्री नहीं होते। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जैसे ये Na+ और Cl- है,
तो ये एक दूसरे से अभी जुड़े हुए हैं, तो ये मूवमेंट तो नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. बट इन मोल्टन स्टेट, when they are in a melted condition or suppose they are in a solution, then they are free to move. So these ions are free to move and they can conduct electricity. Okay, so when electricity is passed, they will go up there to the opposite poles according to their nature. So but in molten state or in solution, the ions are free to move and they conduct the electricity. तो ये याद रखना कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मोल्टन स्टेट में है कि नहीं ये देख लेना. मोल्टन स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और वो जो है या सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा. सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है.